यूं तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों और मुगलों ने भारत को जमकर लूटा। सन 57 में हमें अंग्रेजी लुटेरों से तो आजादी मिल गई, पर अब देसी लुटेरों ने धीरे धीरे अपनी बिसात बिछाना चालू कर दी थी। इन्हीं लुटेरों में से एक था किंग्स ऑफ गुड टाइम्स, विजय माल्या। एक बंदा जो अपनी रंगीनियत के लिए मशहूर था। जहां शराब और शबाब एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट था, वही विजय माल्या भारतीय बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाकर, वही जो पान में लगाते हैं ना, जिसको ज्यादा लगाने से मुंह कट जाता है, वही चूना लगाकर फुर्र हो गया, जैसे बालकनी में बैठा कोई कबूतर हो। भाई अब 9,000 करोड़ का फटका दिया है तो बैंकों की तो समझ रहे हैं ना आप। अब कोई कांड कितनी भी चतुराई से किया हो, हर पाप का घड़ा भरता तो जरूर है, और ये तो पापी का घड़ा था। इसका फटना और फूटना तो तय था। हालांकि माल्या साहब कच्ची मिट्टी के घड़े भी नहीं थे, जो हाथ लगते ही रेत के मकान की तरह ढह जाए। कहा जाता है कि हमेशा से ही भारतीय आला अफसर उसकी जेब में थे, और ये बात आगे सच भी साबित होती है। उधर विजय माल्या अभी भी सरकारी पैसे पर मौज कर रहा था। एक से एक खूबसूरत मॉडल्स और हीरोइंस के साथ विदेशी स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगा रहा था। पर जैसे ही ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, तो वो चौकन्ना हो गया। गौर करने वाली बात यह थी कि ईडी ने उसे 18 दिन का वक्त दिया था हाजिर होने के लिए। चाहते तो इंस्टेंट एक्शन के तहत उसके फार्म हाउस, घर, ऑफिस आदि पर छापा मार सकते थे, मगर वो बात सही निकली ना कि आला अफसर भी उसके जेब में थे। लेकिन बैंकों पर अब कर्ज वसूली का दबाव बढ़ चुका था, इसीलिए विजय माल्या को हाजिर तो होना ही था। इससे पहले भी 2 मार्च 2016 को हैदराबाद की एक कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और देश को ना छोड़कर जाने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट में पेश होने के 2 दिन पहले ही विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया। आखिर कैसे उसे भनक लगी कि वो नपने वाला है? खैर, जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत की तमाम बैंकों सहित कई राजनेता सत्ते में आ गए, क्योंकि इस पाप की गंगा में कईयों ने गोते लगाए थे। अब चुनरी में दाग तो लग चुका था, लेकिन ये विजय बाबुल से टकटकी नजरें मिलाए जा रहा था। एक के बाद एक धड़ल्ले से ट्वीट्स करते हुए विजय माल्या कहता है, मैं दिल्ली से अपने एक दोस्त के साथ एक प्राइवेट टूर पर निकला हूँ। ये बिजनेस विजिट नहीं है। बीते 1 साल से मेरे खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है, लेकिन मैं देश छोड़कर नहीं भागा। अब मुझे छिपने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिजनेस एक रिस्क है, ये देखकर ही बैंकों ने लोन दिया था। मैं किसी भी बैंक का पैसा मारकर नहीं भागा हूँ, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई कुछ कहे। मुझे विलन बनाया जा रहा है, मुझे छिपने के लिए मजबूर किया गया है। मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ। यकीनन मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कब अपनी बात रखने का सही मौका मिलेगा। ये ट्वीट्स घोटालेबाजों का ननिहाल लंदन से हो रहे थे। साइबर रिपोर्ट के अनुसार विजय माल्या की लोकेशन लंदन में ट्रैक हुई थी। इस दरमियान राजनेता HD देवेगौड़ा ने माल्या का सपोर्ट किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, माल्या भाग नहीं रहे हैं। इन दिनों सभी एयरलाइंस को घाटा हो रहा है और उनकी किंगफिशर एयरलाइंस को भी घाटा हुआ है, और ऐसे में उनके जैसे इंटरनेशनल बिजनेसमैन को टारगेट करना मेरी समझ में नहीं आता है। वे कर्नाटक के सपूत है। राजनेता HD देवेगौड़ा का ये बयान उनके और विजय माल्या के अच्छे बुरे कारनामों में साथ होने का साफ इशारा कर रहा था। पर इसमें कितनी सच्चाई थी और कौन कौन इस हजारों करोड़ के घोटालों में शामिल थे, ऐसे बहुत से राज खुलने अभी बाकी थे। तो बात है सन 1955 की, जब भारत देश बस 5 साल पहले ही अंग्रेजी लुटेरों से मुक्त होकर फिर से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की शुरुआत कर रहा था। पर किसे पता था, भारत को विदेशी लुटेरों से तो मुक्ति मिल गई थी, पर अब एक शातिर अय्याश लुटेरा जन्म लेने वाला था। तारीख 18 दिसंबर सन 1955। बंगाल के कोलकाता शहर के मशहूर उद्योगपति विट्ठल माल्या, जो कि उस समय यूनाइटेड ब्रूवरी ग्रुप के चेयरमैन थे, उनके बंगाल में जश्न का माहौल था।
और होता भी क्यों ना, विठल माल्या के घर विठल एम्पायर के भावी मालिक का जन्म जो हुआ था, जिसका नाम रखा गया था विजय माल्या। वैसे तो विजय माल्या कर्नाटका के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर ब्राह्मणों जैसा इनमें कोई भी गुण नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आप लोग आगे समझ ही जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि विजय माल्या डायमंड का चम्मच लेकर पैदा हुआ था तो कुछ गलत नहीं होगा। वो उस परिवार का पूत था जिसका पिता भारत की टॉप 60 कंपनीज के ग्रुप का चेयरमैन था। माल्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। अपने कॉलेज के दौरान ही माल्या ने अपने फैमिली बिजनेस में इंटर्न के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और बाद में होक्स्ट एजी नामक एक अमेरिकी कंपनी में दूसरी इंटर्नशिप की। जवान माल्या का अधिकतर काम विदेशों से होता था, तो उसका बाहर आना जाना लगा ही रहता था। कहते हैं जब मोहब्बत होती है तो इंसान हवा में उड़ता है, लेकिन दिल फेंक और शौकीन माल्या साहब को तो प्यार ही हवा में हुआ था। एयर इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और जवान एयर होस्टेस समीरा तैयब पर उसकी आंखें टिक चुकी थी। वो कहते हैं ना, हुस्न की गलियारों में जब दिल धड़कते हैं तो आहटें तो होती ही हैं। उसी प्रकार माल्या की मोहब्बत के चर्चे हर अखबार के पन्ने पर छपने लगे थे, और होते भी क्यों ना। एक और भारत में इतने बड़े बिजनेसमैन और दूसरी ओर एक सामान्य से परिवार की लेकिन खूबसूरत हसीना। मोहब्बत माल्या पर इस कदर हावी थी कि वो अक्सर पूरी की पूरी फ्लाइट ही बुक कर लेता था ताकि वो समीरा के साथ अकेले समय बिता सके, और अपनी मोहब्बत को अंजाम तक ले जाते हुए साल 1985 के अंत में समीरा तैयब से शादी कर ली। कुछ समय बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ माल्या रखा गया। अब कौन है वो लोग जो कहते हैं सच्ची मोहब्बत तो एक ही बार होती है? अरे कभी माल्या साहब से आके मिलिए, हमेशा दिल के दरवाजे खुले ही मिलेंगे। एक बेटे के होने के बाद भी इनका ये रिश्ता टिक नहीं पाया। कारण था आशिक मिजाज माल्या का दिल अब अपनी बचपन की दोस्त रेखा, जिनका पहले ही 2 बार तलाक हो चुका था, उस पर आ गया था। नतीजा, आशिक मिजाज माल्या को समीरा तैयब ने ना चाहते हुए भी तलाक दे दिया, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती थी, और खासकर हुस्न की 2 धारी तलवारें तो बिल्कुल भी नहीं। साल 1993 में माल्या ने रेखा के साथ धूमधाम से शादी रचाई। रेखा और माल्या की 2 बेटियां हुई, जिनके नाम थे लियाना और तानिया माल्या। बंदे ने यहां भी रुकने का नाम नहीं लिया और मौके पर चौका मारते हुए माल्या ने की तीसरी शादी। माल्या अपनी फ्लैम्बॉयंट इमेज के लिए काफी जाना जाता था। मीडिया सोर्सेज की माने तो आशिक मिजाज माल्या की एक समय में 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स होना बहुत आम बात थी, जिनके साथ उसे विदेश जाते हुए अक्सर एयरपोर्ट्स पर स्पॉट किया जाता था। और इन सब चीजों के बाद भी उसका बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, और चलता भी क्यों ना। एक व्यापारिक परिवार से आने की वजह से माल्या को व्यापार की खूब समझ थी। सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था, और इतने सारे कंपटीटर्स को छोड़कर माल्या का चेयरमैन बनना काफी बड़ी बात थी। इससे कुछ ग्रुप मेंबर्स तो असंतुष्ट भी थे, पर किसकी हिम्मत जो शेर के मुंह में हाथ डाले। और इसी दौरान ये ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुका था। पर कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था। लंदन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूबी समूह के तत्कालीन सीएफओ नरेश मल्होत्रा के पास एक फोन आया, और दूसरी ओर माल्या की आवाज सुनाई दी। हमने कंपनी तो खरीद ली है, अब जाकर इसके लिए पैसे का जुगाड़ करो। ये माल्या का ही अंदाज था, पहले छलांग लगाओ और फिर पूंजी का इंतजाम करो। और कोई होता तो पहले पैसे का इंतजाम करता और फिर कंपनी खरीदता, पर माल्या तो हमेशा खतरों से खेलने का आदी था। माल्या की बियर कंपनी किंगफिशर, जो कि इसके पिता विठल माल्या द्वारा शुरू की गई थी, भारत में पिए जाने वाली कुल बियर में लगभग आधे की हिस्सेदारी रखती थी, और यह आंकड़ा आज भी कायम है। साथ ही भारत के बाहर लगभग 52 देशों में किंगफिशर बियर पीने वाले लोग मौजूद हैं। इस तरह से विजय माल्या हजारों करोड़ का व्यापार संभाल रहा था और पूरी दुनिया में घूमकर ऐश कर रहा था।
उसकी रंगीन रातें मैकडे में ही बीतती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और माल्या ने किंगफिशर बियर के व्यापार को विदेशों में बहुत आगे बढ़ाया। इसी दौरान विजय माल्या के दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन विचार आता है और वो अपने बिजनेस नेम किंगफिशर, जो कि पहले से ही किंगफिशर बियर के नाम से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध था, उसी नाम से एयरलाइंस की शुरुआत करने का प्लान बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या ने राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि पॉलिटिकल पावर उसके बिजनेस में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत फायदा देगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए वो सबसे पहले अखिल भारतीय जनता दल में शामिल हो गया। फिर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साल 2003 में जनता पार्टी में आ गया और इस पार्टी में अपनी पैठ कायम कर ली। बाद में साल 2010 में ये पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी बना। वहीं दूसरी तरफ माल्या अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, उसे साकार करने की तैयारी में लग गया। साल 2003 में इसने मुंबई में किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की और 7 मई 2005 अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्मदिन पर किंगफिशर की फ्लाइट ने अपनी पहली उड़ान भरी, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। विजय माल्या का सपना अब हवा में उड़ रहा था। उस समय फ्लाइट में सफर करने वाले व्यक्तियों ने बाद में बताया कि भारत में उड़ने वाली फ्लाइट्स में किंगफिशर एयरलाइंस सबसे बेस्ट और सुख सुविधाओं से भरी थी। किंगफिशर एयरलाइंस की तारीफों के चर्चे हर तरफ थे। होते भी क्यों ना, फ्लाइट में खूबसूरत सेक्सी फिगर वाली हॉट मॉडल्स किंगफिशर बियर जो परोसती थी। माल्या की प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। उसने अपने एयरलाइंस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अकेली यात्रा करने वाले व्यक्तियों को टारगेट किया। उसकी सोच थी लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस फ्लाइट और खूबसूरत एयर होस्टेस उसकी टिकटों की बुकिंग बढ़ाएंगी। साथ ही साथ विमान के समय पर चलने और बाकी सेवाओं का भी ध्यान रखा। उसकी ये सोच काफी हद तक सही भी साबित हुई। आंकड़े बताते हैं कि शुरुआत के 1-2 साल भारत में सबसे ज्यादा बुकिंग किंगफिशर एयरलाइंस की ही हुई। माल्या ने किंगफिशर बियर के प्रमोशन के लिए फ्लाइट में किंगफिशर बियर को फ्री में परोसा, जबकि घरेलू उड़ानों में शराब परोसना बैन था। पर जब राजा को पता है कि प्रजा के रखवाले सब उसकी मुट्ठी में हैं, तो फिर डर किस बात का था। माल्या ने अपने पॉलिटिकल पावर के चलते इस गैर कानूनी काम को भी अंजाम दे दिया था। अय्याश माल्या की पर्सनल लाइफ में शराब और शबाब चरम सीमा पर थे। देश विदेश की बड़ी मॉडल्स और हीरोइनों के लिए ये लाखों करोड़ों की पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहा था। उन्हें आइलैंड की महंगी महंगी ट्रिप पर ले जाता था और उनके साथ मौज मस्ती करता था। वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। उसे उसके घर पर कम और फार्म हाउसेस पर ज्यादा स्पॉट किया जाता था। और वो कहते हैं ना कि निगाहें सिर्फ आसमान पर रहेंगी तो ठोकर खाकर भी गिर सकते हो। किंगफिशर एयरलाइन की शान और शौकत को मेंटेन करने के चक्कर में जल्द ही कंपनी का दिवाला निकलने वाला था और माल्या ने खतरा भांप लिया था, क्योंकि साल 2006 के अंत में किंगफिशर एयरलाइंस को घाटा हुआ। पर लिकर किंग ने इस बात को पब्लिकली रिवील नहीं किया, क्योंकि इससे उसकी साख खतरे में पड़ जाती। उसने फिर बुद्धि लगाई और सोचा कि अगर वो अपनी फ्लाइट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू कर दे तो उसे फायदा ज्यादा होगा और उसके हाथ से जाता हुआ बिजनेस फिर वापस आ सकता था। लेकिन इंडियन एविएशन पॉलिसी केवल उन एयरलाइनों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति देते हैं जो एयरलाइन कम से कम 5 साल के अस्तित्व में हो और उन्होंने किसी एक और एयरलाइन का अधिग्रहण भी किया हो। पर अब तक किंगफिशर एयरलाइंस के साथ कुछ भी ऐसा ना था और बस यही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। माल्या ने GR गोपीनाथ की एयर डेक्कन को खरीद लिया और इसे खरीदने का कारण उसे बस अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत सरकार से अनुमति पाना था। और आगे ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे गलत निर्णय साबित हुआ। माल्या ने एयर डेक्कन को खरीद लिया और अधिग्रहण का जश्न मनाने के लिए उसने शानदार पार्टी का आयोजन किया। ये पार्टी देने के लिए उसने एयर इंडिया हैंगर को चुना और घोषणा की कि वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाने के अपने वादे को निभा रहा है। माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदल दिया, किंगफिशर रेड कर दिया। सितंबर 2008 में माल्या ने किंगफिशर रेड की बेंगलोर से लंदन जाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की और राहत की सांस ली। पर कहते हैं ना, आफत कभी बताकर नहीं आती।
2008 के अंत में भयंकर वैश्विक वित्तीय संकट यानी कि वर्ल्ड रिसेशन आ गया और माल्या का हाल आसमान से गिरा और खजूर पर अटक गया जैसा हो गया। वैसे ही माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चल रही थी और इस रिसेशन ने तो उसे तहस नहस कर दिया था। किंगफिशर संकट के शुरुआती 1 साल तो ठीक ठाक रही, लेकिन वर्ल्ड रिसेशन का प्रभाव हर जगह की तरह किंगफिशर एयरलाइंस पर भी दिखने लगा और आगे जो हुआ उसकी उम्मीद कभी माल्या ने भी नहीं की थी।